वेलकम इन जेसीसी। हमने लास्ट टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, चार्ज क्या होता है हमारा, और इनके फॉर्मूले से हमने एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। नाउ हम इसमें क्या देखेंगे इस वीडियोज़ में कि जो सर्किट डायग्राम क्या होता है हमारा, व्हाट इज़ द सर्किट डायग्राम। हमने पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे क्या होते थे। इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते थे हमारे। कौन कौन से कंपोनेंट होते थे? एक कंप्रेसर होता है, बैटरी जिसे हम प्लग की, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड कनेक्टिंग वायर्स होते थे। ये सारे हमारे कंपोनेंट होते थे उसमें। इसके बाद हम लोग देखते क्या है कि कुछ सिंबल्स होते हैं इनकी सिंबल्स को कैसे दिखा सकते हैं। जो कंपोनेंट हम पढ़ रहे थे उनके सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स का क्या मतलब होता है? जिसके थ्रू हम किसी भी कंपोनेंट को दिखा सकते हैं। चिन्ह कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल जो हमने उसमें देखा था इलेक्ट्रिक सर्किट में, आपने देखा होगा इस तरीके से पॉजिटिव एंड फिर जो स्मॉल और नेगेटिव, ठीक है। ये है साइन, लकीर जो है ये हमारी पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, छोटी वाली नेगेटिव को शो करती है। हमेशा याद रखेंगे सेल में पॉजिटिव हमारी लंबी वाली होगी और जो छोटी वाली होगी उसे हम नेगेटिव से शो करते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दें और एक सीरीज़ के फॉर्म में लिखें, पॉजिटिव एंड यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह रखें, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कर दें तो हमारा क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। देन हमारा ये प्लग की को दिखाता था। सपोज हमारा कोई भी स्विच जहाँ पे हमारा सर्किट क्या है, कंप्लीट नहीं है, उस कंडीशन में हमें इसको दिखा इस तरह की कंडीशन दिखाएगा। और जहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे हम स्विच ऑन कर देते हैं, यहाँ क्लोज सर्किट हो जाएगा पूरा, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसमें हमारी कंडीशन ये दिखाती है। जैसे वायर जॉइंट को दिखा रखा है इन्होंने, इस तरीके से हमारा सिंबल होता है वायर जॉइंट का। सपोज कोई दो वायर हमारी जॉइंट हो रही है तो यहाँ पे वो वायर जॉइंट को शो कर रहा है। क्रॉसिंग वायर कैसे दिखाते हैं? सपोज एक वायर है, इसमें से दूसरा क्रॉस करवाना, तो इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं कि इससे टच नहीं हो रही है, वायर क्रॉस कर रही है बस, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब देखा था हमने, इलेक्ट्रिक बल्ब को शो करने का, ये हमारा जो होता है इसको फिलामेंट के थ्रू शो कर रहे हैं। फिलामेंट हमें यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि फिलामेंट होता है। इसके बाद रेसिस्टेंस देखेंगे अभी हमने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा नहीं है, ठीक है। रेसिस्टेंस हम पढ़ेंगे तो रेसिस्टेंस को इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। सपोज हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस है, जहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस चेंज हो सकता है, उसकी कंडीशन में इसको इस तरीके से शो करते हैं। हमने एमीटर और वोल्ट मीटर पढ़ा था, जो हम देख रहे थे कि एमीटर हमारा क्या मेजर करता था? करंट को मेजर करता था, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हमारा मेजर करता था, और वोल्ट मीटर हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को और कह सकते थे वोल्ट को मेजर करता था, ठीक है। तो ये आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट में हम जो सर्कल में ए यूज़ करते हैं फॉर एमीटर के लिए, और वोल्ट मीटर के लिए वी यूज़ करते हैं, प्लस माइनस, जो हमने अभी देखा था, ठीक है। इस जो आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा डिस्कस करने के लिए, वो है हमारा ओम्स लॉ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओम्स लॉ, और ये ओम्स लॉ है क्या, ठीक है। हमने अभी पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था अच्छे से कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैसे बताता था कि कोई भी जो हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते थे वो क्या होता था। पर्टिकुलर हम क्या करते थे, कोई वर्क डन करते थे किसी चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए, कहाँ से कहाँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ता था उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस से डिनोट करते थे। इसी वजह से हमारा कोई भी करंट फ्लो कर पाता था। ये बातें आपको अच्छे से क्लियर भी होंगी। इसके बाद हम यहाँ पर रिलेशनशिप देखेंगे किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का और इलेक्ट्रिक करंट का, जो कंडक्टर हमारा फ्लो कर रहा है उससे, उसके बीच में हम रिलेशन देखेंगे किस किस का। हमारा वी एंड आई के बीच में रिलेशन देखना है हमें। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये हमें वी एंड आई का रिलेशन गिवन है, किससे गिवन है? ओम्स लॉ से गिवन है। कैसे गिवन है? कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आप लोग ये जानते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, कि जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी वोल्टेज भी बढ़ेगी, ठीक है। देखिए किस तरीके, 1827 में जर्मन फिजिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने हमें रिलेशनशिप दिया था किसके बीच में, करंट के बीच में, एंड करंट फ्लो करवाया था किसी एक मेटेलिक वायर से। वहाँ पे उन्होंने क्या पाया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, ठीक है। उन्होंने जो पाया उसके ऊपर उन्होंने एक रिलेशन दिया, द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अक्रॉस द एंड एट ए गिवन मेटेलिक वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग थ्रू इट। उन्होंने एक मेटेलिक वायर लिया एंड उसमें उन्होंने क्या करा, करंट को फ्लो करा, तो उन्होंने देखा कि जो पर्टिकुलर हर एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए उनका जो वी अपॉन आई था वो कांस्टेंट था, ठीक है। उनका एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आई। तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा वोल्टेज भी बढ़ता है। तो उन्होंने एक ग्राफ दिया हमें वी एंड आई के बीच में, आप लोग देख पा रहे होगे
ये जो वी एंड आई का जो ग्राफ है ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दिया उन्होंने कि जैसे जैसे हमारी करंट बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। सपोज यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि भाई मेरा जो करंट है 0.2 है, इन्होंने 0.2 दिखाया, तो यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा 0.3 मान के चलते हैं कि 0.3 हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था। वैसे ही दोबारा इसने 0.2 हमारा करंट लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे कितना आएगा, ये हमारा पॉइंट हमारा 6 के अप्रोक्स हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया। देन हमने यहाँ देखा कि 0.3 हमारे पास करंट है, तो हमारा क्या आ जाएगा 0.8 हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में आ जाएगा, जिसे हम वोल्ट की टर्म में। तो ये कंटिन्यूसली क्या एक एज अ स्ट्रेट लाइन है, मतलब सीधी रेखा की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे किसने बताया, हमें ओम्स ने हमें ये चीज़ें बताई। तो जो हमारा ओम्स लॉ है वो क्या कहता है कि v जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है i के। तो देन हम क्या बता सकते हैं, जो v अपॉन i होता है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा हमेशा। तो इस कांस्टेंट को हमने देखा, तो ये हमारा जो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू रखी वो r रखी, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा v इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकल के आता है, वो निकल के क्या है, v इक्वल टू आई आर निकल के आता है। और इस ये पर्टिकुलर जो आर है वो हर एक कंडीशन में, कंडक्टर की कंडीशन में वेरी कर सकती है। किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो ज़्यादा हो सकता है और किसी कंडक्टर का कम हो सकता है, ठीक है। अगर हमें इस आर को अगर निकालना हो तो रीअरेंज करके हम किस फॉर्म में निकाल सकते हैं, वी अपॉन आई, ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है रेसिस्टेंस की, वो हम किससे दिखाते हैं, ओम से दिखाते हैं, ओम से दिखाते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ग्रीक लेटर जो हम देख रहे होंगे यहाँ पे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ओम को, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि जो हमारा 1 ओम का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 ओम। क्योंकि इससे पहले हमने 1 एम्पियर देखा था एंड इसके बाद हमने 1 वोल्ट के बारे में बात की। तो यहाँ पे हम 1 ओम की बात कर रहे हैं। 1 ओम का क्या मतलब है, जो हमारे पास फॉर्मूला था वोल्टेज अपॉन में करंट, ठीक है। आई के बारे में बात कर रहे थे, वोल्टेज किसको, वोल्टेज किस में मेजर करते थे, वोल्ट में, और हमारा करंट 1 एम्पियर में। सपोज कोई हमारा क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, ये हम यहाँ पे कंडक्टर मान के चलते हैं, मेटेलिक वायर है। तो इसमें हमारा जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो हमने बोला 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, कितना, 1 एम्पियर, ठीक है। इस 1 एम्पियर करंट फ्लो करने के लिए हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ रहा है, 1 वोल्ट का, ठीक है। उसके बीच में हमारा जब हम किसी कंडक्टर से 1 वोल्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने पे करते हैं और हमारा 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, तब उस कंडीशन में हमारा 1 ओम रेसिस्टेंस जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ से हम ये बातें कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर हमारा 1 ओम के इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे करंट थ्रू द रेसिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, ठीक है। अगर ये रेसिस्टर की बात कर रहा है, रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब रेसिस्टेंस के लिए हम किसी भी सर्किट में लगाते हैं कि मान लीजिए कभी कि हमारा एक्सेस करंट फ्लो ना करे, उसको रोकने के लिए। तो उस रेसिस्टर के केस में जो हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, वो हमारा डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, हमारे आर के होगा, ठीक है। क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। जितना ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा उतना कम हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये चीज़ें हमें यहाँ से बताई। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ द रेसिस्टेंस इज डबल द करंट गेट्स हाफ। मतलब अगर सपोज क्या कह रहा है कि अगर कोई हमारा रेसिस्टेंस है वो डबल कर दिया जाए, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस हमारा डबल कर दिया जाए तो करंट कितना हो जाएगा, हमारा आधा हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। एक हमारा कंपोनेंट यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, करंट को रेगुलेट करने के लिए, मतलब जो हमारी विद्युत धारा उसको नियंत्रण करने के लिए क्या करके वोल्टेज चेंज करके। इसको क्या कहते हैं, सोर्स इज कॉल्ड द वेरिएबल रेसिस्टेंस। अभी हमने एक डायग्राम देखा था जो वेरिएबल रेसिस्टेंस का, इस तरीके से हमारा रेसिस्टेंस का डायग्राम था। जो हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस था वो किस तरीके से था, इस तरीके से हमने बना रखा था उसको, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है वो क्या काम करता है कि किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, किसके चेंज करने से, वोल्टेज के चेंज करने से करंट का फ्लो हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट जो हमारे पास मैटर होते हैं उसमें हमारे पास कैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है।
और कैसे ये वैरी करता है कि किस में हमारा जो करंट ज़्यादा होगा और किस में कम होगा, ये हमारा डिपेंड करता है किस पे, रेसिस्टेंस पे निर्भर करता है किसी भी मेटल का कितना ज़्यादा हमारा रेसिस्टेंस है। सपोज़ अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, करंट जो फ्लो होगा वो हमारा कम होता है। ठीक है, तो इस दोनों चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से किसी भी मेटल में हमारा जो रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट हमारा कम होगा। सपोज़ अगर कोई ऐसा मेटल है जिसमें हमारा अच्छा करंट फ्लो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, हमारा क्या रेसिस्टेंस क्या है, काफ़ी कम है तो वो हमारा गुड कंडक्टर हो जाता है। एंड अगर हमारे पास हम बोलें कि किसी कोई ऐसा मेटल है जिससे हमारा क्या है, बहुत कम फ्लो कर रहा है तो हमारा वो हो जाता है पुअर कंडक्टर, जिसमें हमारा रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। लेकिन इन केसेस अगर हमारे पास ज़्यादा और इवन हायर रेसिस्टेंसेस ऑफर कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो टर्म है वो किसके वजह से, इनके रेसिस्टेंस के आधार पर रखा है। कोई भी जो हमारा कंडक्टर है उसमें से हमारे करंट फ्लोइंग कंडीशन को बताता है। और हमने ये देखा था जो करंट हमारा फ्लोइंग हो रही थी वो किसके वजह से हो रही थी, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से हो रही थी। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या नेगेटिवली चार्ज कंटेन करते थे, जो हमारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होती थी। ठीक है, सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव हो रहा है सर्किट में तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहे थे। तो ये चीज़ें हमने देखी थी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के कारण। और जैसे जैसे हमारे मैटर के मटेरियल पे भी डिपेंड करती थी कि कैसा हमारा मटेरियल है, उसका एरिया कितना है फ्लो होने के लिए, उसके ऊपर भी निर्भर करता था। ठीक है, तो ये किस फैक्टर पे हमारा रेसिस्टेंस निर्भर करता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। रेसिस्टेंस से हमें ये पता लगता है कि मटेरियल हमारा कैसा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है या इंसुलेटर है। बट ये जो रेसिस्टेंस है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं, इसकी निर्भरता किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ऑन विच फैक्टर द रेसिस्टेंस आर डिपेंडिंग, वी विल डिस्कस हेयर अबाउट दैट। तो फर्स्टली हम जो देखेंगे जो हमारी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, कौन कौन सी हमारी वो 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट आप देखोगे जो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वो कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम्स के हेल्प से समझाना चाहूँ, ये एक हमारा मेटेलिक वायर है, हम मान के चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है। ठीक है, ये इसकी एक लेंथ है, इसके ऊपर उस रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस निर्भर करे। तो इस मेटेलिक वायर के कंसेप्ट हम समझेंगे कि जहाँ पे हमारे पास जो लेंथ ज़्यादा होती है, जैसे जैसे हमारा लेंथ ज़्यादा होगी वैसे वैसे हमारा रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले 3 टर्मों में पढ़ना है। रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा कब, जब हमारी लेंथ ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। सपोज़ मैंने लेंथ कम कर दी किसी के वायर की भी, तो उसमें हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या करा, एक छोटा सा वायर ले लिया, तो यहाँ पे हमारी लेंथ क्या हो गई, कम। तो यहाँ पे अगर लेंथ मैंने कम कर दी तो हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एरिया की बात करते हैं। एरिया को डिनोट करते हैं कि कैसे हमारा एरिया के साथ हमारा रेसिस्टेंस वेरी करता है। आप देखोगे कि हमारा एक वायर है जिसका पर्टिकुलर हमारा एरिया इतना है, इसके रिवर्स में आप देखोगे कि जो हमारे पास कोई मेटल है उसका एरिया इतना है वायर का। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने का जो ज़्यादा इजीली पाथ होगा वो क्या होगा, जिसका एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तभी तो हमारा करंट फ्लो कर रहा है। जब सपोज़ यहाँ पे हमारा एरिया कम है, जहाँ पे हमारे क्या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसका करंट ज़्यादा होता है और यहाँ पे इसका करंट कम होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे करंट ज़्यादा है और यहाँ पे करंट हमारा कम है तो हम क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है तभी हमारा करंट कम फ्लो कर रहा है और यहाँ पे रेसिस्टेंस हमारा कम है, इस वजह से। तो जो हमारा एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, इन्वर्सली डिपेंड करता है कि सपोज जो हमारा एरिया है वो इन्वर्सली है। सब हमारा एरिया ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम। अगर रेसिस्टेंस हमारा इनकेस जब एरिया क्या हो जाए, कम हो जाए, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इस तरीके से हमारा एरिया पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो फाइनली हम देखते हैं वो रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। ये जो आप देख रहे हो रो टर्म में, इसको हम रेसिस्टिविटी से दिखाते हैं। रेसिस्टिविटी ये क्या होती है, किसी भी पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है जो शो करता है रेसिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, इसके थ्रू हम समझेंगे जो हमारा रेसिस्टेंस होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टिविटी के। रेसिस्टिविटी बढ़ाएंगे तो हमारा किसी भी पदार्थ का रेसिस्टेंस, जनरली कोई भी जो पदार्थ होता है, जो भी कोई कंडक्टर इंसुलेटर हम देखते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर एक रेसिस्टिविटी होती है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है अपने अंदर से।
उसके कारण उसके अंदर रेसिस्टेंस होता है। तो हम जो रेसिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होती है किसी भी पदार्थ के अंदर, उसके हिसाब से उसका रेसिस्टेंस वेरी करता है। रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा जब उसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा ये। तो अभी हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कैसे हमारा रेसिस्टिविटी वेरी करती है। और एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, रेसिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं? ओम में मेज़र करते हैं। ठीक है, ओम्स में मेज़र करेंगे जो, लेकिन जो रेसिस्टिविटी रहती है वो हमारे किस में मेज़र करते हैं? रेसिस्टिविटी को हम ओम मीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे कि ओम मीटर में मेज़र किया जाता है। और ये ओम का सिंबल क्या था, हमने देखा था अभी, इस तरीके से हम सिंबल बनाते हैं। इसके बाद आप लोग देखोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यहाँ पे गिवन है, कंडक्टर्स, एलॉयज, इंसुलेटर, इन सभी की जो मटेरियल्स यहाँ पे गिवन है इनकी रेसिस्टिविटी गिवन है। तो अगर आप देखना चाहोगे कि जो सबसे कम रेसिस्टिविटी जिसकी होगी, जिस मटेरियल की, उसकी क्या होगी? कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। किसकी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो हम कहते हैं आई, जो है करंट हमारा क्या ज़्यादा होगा, हमारा रेसिस्टेंस उसका कम होगा। लेकिन ठीक है, इन केस जब हमारा रेसिस्टिविटी भी कम होगी। ठीक है, ये हम तीन चीज़ लेके देखते हैं। सपोज आप देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी किसकी है? जो हमारे पास देखोगे यहाँ पे इंसुलेटर्स में हमारे पास क्या है, जो हमारे बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस कंसिडर करते थे, यहाँ देखोगे कि इनकी रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। एलॉयज की थोड़ी सी कम है, बट इन केसेस कंडक्टर में हम देखेंगे तो इनकी जो हमारी रेसिस्टिविटी काफ़ी कम है। जैसे सिल्वर है 1.6 × 10⁻⁸ है, सबसे जो कम रेसिस्टिविटी है वो किसकी है? सिल्वर की है। सिल्वर की रेसिस्टिविटी इन सभी मटेरियलों में सबसे कम होती है, इसलिए इसको सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का भी माना जाता है। ठीक है, गुड कंडक्टर होता है सबसे अच्छा। ठीक है, उसके बाद हम कॉपर की बात करते हैं। कॉपर की भी जो हमारी रेसिस्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है, किसके बाद? सिल्वर के बाद होती है। और इसी वजह से जो हम वायर हमारे घरों में लगे होते हैं वो हमारे किसके लगे होते हैं? कॉपर के लगे होते हैं। और हमारे क्यों लगे होते हैं? कि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो कम लगे जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा? हमारी इलेक्ट्रिसिटी करंट अच्छा फ्लो करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट अच्छा फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी फ्लो कर रही है, करंट हमारा अच्छा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं जहाँ पे हमारे लॉसेस कम होते हैं, जहाँ पे हमारा, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल 11.3 है, इसको सॉल्व करेंगे। हाउ मच करंट विल an electric bulb draw from the 220 volt source if the resistance of the bulb filament is at 1200 ohm? How much the current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm? तो ये हमारे पास क्या क्या गिवन है? सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हमें क्या, करंट निकालना है, हमें करंट को फाइंड आउट करना है। तो देखोगे आप लोग जो वोल्ट हमें दे रखा है 220 वोल्ट गिवन है और रेसिस्टेंस कितना गिवन है? 1200 ओम। ये दो चीज़ें हमें गिवन है इजीली। तो सबसे पहले हमारे पास जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला था V=IR, आप लोगों को याद होगा। तो इसको रीअरेंज आप करेंगे तो जो I = हमारे पास क्या आ जाता है? V में R आता है। इससे हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो V जब हम R रखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास कितना आता है? 0.18 एम्पियर हमारा करंट निकल के आता है। देन उसने सेकंड कंडीशन के में क्या पूछा? हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोयल ड्रॉ फ्रॉम द 220 वोल्ट सोर्स इफ़ द रेसिस्टेंस हीटर इज 100 ओम। अगर हमें 100 ओम गिवन है और हमारे पास वोल्टेज गिवन है, देन हमें कितना करंट वो हीटर को चाहिए हुआ। ठीक है, यहाँ इस कंडीशन में कैसे निकालेंगे कि जो हमारे पास वोल्ट है और रेसिस्टेंस है, इसी का फॉर्मूला लगेगा। बट यहाँ पे इन्होंने क्या है, रेसिस्टेंस को चेंज कर दिया है, किससे? 100 ओम से। तो जो हमारा करंट देखोगे जो V/R होता है, यहाँ पे हमारे पास 2.2 एम्पियर है, यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस क्या था? 1200 एम्पियर था फर्स्ट कंडीशन में। और सेकंड कंडीशन में क्या डिफरेंस है कि रेसिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा था, R की वैल्यू ज़्यादा थी। अगर R की वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट क्या हुआ? कम निकलेगा। देखो कम निकला है 0.18 एम्पियर। बट इन कंडीशन सेकंड में जहाँ पे रेसिस्टेंस क्या था हमारा? कम था काफ़ी। ठीक है, किसके कंपेयर में? फर्स्ट कंडीशन में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़्यादा निकला है इसे। तो ये हम यहाँ से बता सकते हैं कि जब रेसिस्टेंस हमारा ज़्यादा होता है किसी भी सब्सटेंस का तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कम होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे और नोट करके भी रखेंगे। तो ये दोनों कंडीशन हमारी जो होती है। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।